Now it's okay, I hope, isn't it? Yeah. चलो ठीक. चलो, good morning to all of you, and now let's start. Yesterday we were discussing about multiple cells. तो उसमें हम लोगों ने कुछ पैरेलल के बारे में डिस्कशन किया था, या कह सकते हो डिस्कशन किया था कि अगर हम पैरेलल में सेल लगाते हैं तो हमें फायदा क्या. तो पहली बात तो देखो, आइडियल सेल के केस हम अनइक्वल सेल पहली बात तो लगा नहीं पाएंगे. कल अगर याद होगा डिस्कस किया था कि वो शॉर्ट सर्किट होता है, तो दैट मींस इट बिकम्स यूजलेस. पर हाँ, अगर आइडियल में अगर इक्वल ये का सेल्स हम चाहे तो लगा सकते. तो देयरफॉर अगर आइडियल में ऐसे करना चाहो तो कर सकते. तो दिस इज अलाउड. This is allowed. So if all of them are E, in that case ideal में allowed है, और इसका भी effective जो E बनेगा equivalent, that will be E only. Let's say each of them are E. Simple. But what would happen? Let's say Lakshya is there. What would happen? Let's say if I change it. For example, let's say if they're different. So first of all, if they're different, they cannot be ideal, because if they're ideal, the cells will all get short circuited. So forget about that. But yes, if they have internal resistance, then we can possibly add more cells also, okay, in parallel, and that too with different EMFs. So instead of making a big search of what will happen in each particular type of case, let's do one thing. Let's discuss a case where there are two cells. Let's discuss a case where there are suppose two cells. Okay. Where there are suppose two cells. E1, R1, E2, R2. Okay. Section is also there on the doorstep. So E1, R1 and E2, R2. And let's say the main current is suppose I. Obviously, इसमें कुछ I1 जाएंगे और इसमें कुछ I minus I. है या नहीं? मैं दो पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, A और B. ठीक है, सिंपल. Let me first apply Kirchhoff's law within the circuit. मान लो यहाँ से स्टार्ट किया तो इधर से करूंगा, तो यानी हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, है ना, माइनस E2. पहले यहाँ से गया तो प्लस E1 माइनस I1 R1, इधर को माइनस I1 R1, माइनस E2 माइनस प्लस I माइनस I1 into R2. सिंपल. अब मैं काम करता हूँ, that should be equal to 0. That is the Kirchhoff's law. That means मैं बाकियों को इधर उधर कर देता हूँ. तो I1 into R1 plus R2 is equal to E1 minus E2, E1 minus E2 plus IR. Now this is what we are getting as far as the relationship is concerned. इससे क्या हो गया? I1 आ गया, I1 आ गया E1 minus E2, ठीक है ना, plus IR2 whole upon R1 plus R2. देख लो अच्छे से. नहीं मैं इससे क्या होगा? अब देखो इससे अब हम जो है आगे कैलकुलेशन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B. Let's see, try to understand one thing, and that is हम कर क्या रहे हैं.
हम इन दोनों सेल्स को रिप्लेस करना चाहते हैं बाय सिंगल सेल ऑफ सम इक्विवेलेंट टाइप, इज इट? देन पैरेलल माइंडिंग। यहाँ पे मैंने देखो ध्यान से मैंने अनइक्वल ईएमएफ लिया। पहले मैं मना कर रहा था अनइक्वल ईएमएफ के लिए, लेकिन फिर मैं तैयार हुआ, राजी हुआ, एग्री किया। क्यों? इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है। बिना इंटरनल रेजिस्टेंस के यानी आइडियल सेल में अनइक्वल ईएमएफ अलाउड नहीं है। मतलब अलाउड नहीं क्या मतलब, लगा दो तो सेल वेस्ट जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो VA, then I'm going here, plus E1 minus I1 R1 is equal to VB। अभी I1 की जगह पुट कर लो, तो देगा E1 minus E2 plus IR2 by R1 plus R2, है ना? तो यानी ये हो जाएगा VB माइनस V। मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा ना, E1 R1 प्लस E1 R2 माइनस E1 R1 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये पहला रिलेशन है। और वो जो दूसरा वाला है उसके हिसाब से हो जाएगा माइनस I इंटू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। इसमें देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। E1 R1 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा? इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। मैं इसको ना डेलिबरेटली थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, R1 R2 से पूरा डिवाइड करता हूँ। तो R1 R2 से अगर मैं पूरा डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? देखो, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 माइनस I R1 R2 से डिवाइड कर रहा हूँ। या एक काम कहाँ कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, बट चलो मैं कर ही देता हूँ। बाय 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। नाउ ये लास्ट वाला मैनिपुलेशन हमने क्या किया और क्यों किया? एक क्वेश्चन आता है, दैट इज लास्ट वाला मैनिपुलेशन आपने क्या किया, है ना? यहाँ से यहाँ ये मैंने जानबूझ के इसलिए किया क्योंकि मैं एक्चुअली एक इक्विवेलेंट का क्या बोलते हैं, एक लुक चाहता हूँ। तो मैं इक्विवेलेंट का लुक मतलब देखो, इक्विवेलेंट का लुक मतलब ये हो गया कि सपोज मैं कहता हूँ हटाओ इन दोनों को और इक्विवेलेंट से रिप्लेस करो, so that this is A, this is B, this is E equivalent, this is R equivalent। तो क्या होगा ना, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मान लो I करंट है, सेम एज दिस, तो रेप्लिका होना चाहिए तब ना इक्विवेलेंट। तो VA प्लस E equivalent माइनस IR equivalent is equal to VB, यानी VB माइनस VA should be equal to equivalent माइनस I into R equivalent। अब देखो, VB minus VA is equal to this minus I R equivalent, and VB minus VA is equal to equivalent minus I R equivalent। अब एक काम करो, इसको और इसको कंपेयर करो तो क्या मिलेगा? Therefore you get equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 upon 1 by R1 plus 1 by R2। ये इक्विवेलेंट आ गया और R इक्विवेलेंट आ गया इक्वल टू 1 अपॉन इस फॉर्मेट में लिखने का फायदा पता है क्या होता है? कल को अगर मान लो 3 हो जाए तो यू कैन यूज इट दिस एज द बेस, क्योंकि 2 का इक्विवेलेंट निकाल चुका हूं। अब तीसरा मतलब E3 के साथ मिलाना है, तो अगेन आई विल अप्लाई द सेम फार्मूला एंड सो ऑन। तो देखना इन जनरल जो बनने वाला है वो देखना क्या होगा, इक्विवेलेंट विल बी सिग्मा EI by RI, EI by RI upon sigma 1 by RI।
नाउ यू माइट सी, तो आपने पहले 2 के लिए लिखा था, एकदम से 3 के लिए कैसे जंप कर गया? इन दैट केस आई वुड रिक्वेस्ट यू, सजेस्ट यू कि काम करना घर में, है ना, एक काम कर लेना घर में जो है ना, इससे स्टार्ट करना, ठीक है, और या इससे स्टार्ट करना और मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर लो। अब ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट यू कैन डू इट एट योर ओन, है ना, मोस्ट वेलकम टू डू सो, बट यू शुड डू सो, है ना। वैसे देखो मैं एक चीज बताऊं, कोई भी देखना फिजिक्स की किताब में तुमको ये मेथड मिलेगा, क्यों? तो जनरली दे आल्सो डू द सेम थिंग, 2 के लिए लिखते हैं और फिर बोल देते हैं सिमिलरली कंक्लूडिंग करके, हाँ। बट मैं कहता हूँ ठीक है, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं कोई अलग से प्रूफ तो दे नहीं रहा हूँ, बट दैट प्रूफ इज एक्सट्रीमली मैथमेटिकल, और यू कैन से प्योरली मैथमेटिकल, उसमें कोई फिजिक्स नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट, यूज दिस वन फॉर n, n के लिए यूज कर लिया 1 to n, है ना, 1 to n के लिए तो लिखने की जरूरत नहीं होता है, चलो मैं लिख देता हूँ i is equal to 1 to n। और एक काम करो, उसको एज ए स्टार्टिंग पॉइंट यूज करके अब एक n+1 सेल लगाओ, है ना, और दिखाओ कि फॉर्मूला यही बन रहा है या इसी टाइप से बन रहा है, विद i is equal to 1 to n+1। So use mathematical induction for the next process, ठीक है ना, and then you can do it। Not only that, one more important thing, R equivalent is equal to 1 upon sigma 1 by Ri, no need to say I is equal to 1 to n। वैसे मैं एक चीज बताऊं, I is equal to अगर 1 to n होता है तो दैट केस लिखने का जरूरत नहीं होता, दिस इज गुड एनफ, इसमें लिखने का जरूरत नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, अगर तुमको कोई और पर्टिकुलर है, जैसे 3rd से 17th ऐड करना जबकि है एक्चुअली 24, तो इन दैट केस लिमिट्स पुट करना पड़ता है 3 से 17। पर अगर मान लो तुम सबको ऐड कर रहे हो तो लिमिट्स ना भी पुट करो तो द मीनिंग इज इंप्लाइड कि ये 1 to n ही है, दैट इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। सो देयरफॉर आई माइट इवन नॉट राइट इट एट ऑल, आई इज इक्वल टू 1 to n के लिए लिखने का कोई, इवन विदाउट दैट आल्सो भी चलेगा। बट एनीवे दोस आर मैथमेटिकल नुआंसेस ऑफ थिंकिंग मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग। पॉइंट इज दैट ये इक्विवेलेंट हो गया पैरेलल के केस, और आर इक्विवेलेंट तो पैरेलल वाला ही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत ही नहीं है या नहीं। अच्छा, but the discussion actually does not end here, and that is because there are some small nuances in this also. Now let's look at that also, and that is like this। Suppose मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उसी को सॉल्व करेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा। Let's say I have set up which there are 2 cells, छह वोल्ट, 2 ओम, 4 वोल्ट, 1 ओम, 3 वोल्ट, 1 ओम, 8 वोल्ट, 2 ओम, 4 वोल्ट, 2 ओम, 1 वोल्ट, 1 ओम and 3 वोल्ट, 1 ओम, ठीक है। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट सिंगल सेल का स्पेसिफिक, ठीक है। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट ऑफ दिस सिस्टम। अक्षय has asked a question that is ये वाला derived expression mathematically गलत नहीं है, as we can put the interresistance equal to 0 here। नहीं समझे नहीं, देखो अगर इंटररेजिस्टेंस एनीवे 0 करो, फाइन, तो देखो इन दैट केस यू गेट व्हाट, e by 0 plus e by 0, और यहाँ पे भी 1 by 0 plus 1 by 0, है ना, तो दैट्स लाइक देन यू हैव टू फाइंड आउट लिमिट्स, और तो कुछ कर नहीं सकते। और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 by 0 plus 1 by 0, तो ये इनफाइनाइट हो गया, तो आर इक्विवेलेंट 1 by इनफाइनाइट 0 आ रहा है, तो ये तो आ गया, इसका हम बता नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स, ठीक है। और वैसे में देखो एक्सट्रीम केसेस कई बार जो है ना, खास करके जहाँ पे डिवीजन रहता है फॉर्मूला, उससे आता नहीं, फिर हमें उसको फिजिकल फील्ड से एड्रेस करना पड़ता है, ठीक है ना, दैट्स ऑल।
चलो ठीक है, इसको सॉल्व करके फटाफट आंसर बताओ कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। 6 वोल्ट 2 ओम 4 वोल्ट 1 ओम। आई होप कि पढ़ा जा रहा है। अभी ना बड़ा इंटरेस्टिंग लाइट का चक्कर, लाइट को काट करता तो वहां वाला पार्ट दिख जाता। और काटिंग द लाइट। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट, इसका ई इक्विवेलेंट बताओ और इसका आर इक्विवेलेंट बताओ। एंड इफ देयर इज अदर क्वेरी आल्सो यू कैन एड्रेस दैट एज वेल। Of course, answer can be in fractions as well. Okay, एक आंसर आ गया, that is E4 और internal resistance 12/11. चलो ठीक, let's see. एक और है, that is ध्रुव का आंसर आया हुआ है E3.67 वोल्ट। ओके, एक जने का 4 वोल्ट, एक जने का 3.67। चलो ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशंस है, ठीक है, थोड़ा वेरिएशंस है। मे बी एक आध आंसर और के लिए वेट कर लेते हैं। ओके, पहली बात तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना इस दैट इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या होगा, 6 और 4 तो 10 और 2 और 1 तो 3 हो गया। तो यानी जैसे हम करना ना E1/R1, E1/R1 हो गया 10/3 प्लस ये हो गया 5/3, लेकिन हम लिखेंगे माइनस। और उसके पीछे रीजनिंग ये है कि यहाँ पे देखो 3 इस तरफ, यहाँ पे देखो 10 इस तरफ, 8 इस तरफ, लेकिन 5 इस तरफ, तो देयरफॉर वहां पे माइनस पुट करना पड़ेगा, तो -5/3 प्लस अब ये हो गया यहाँ पे 8/4। ध्यान रखना ये माइनस रेजिस्टेंस की वजह से नहीं आ रहा, ये माइनस सेल के ओरिएंटेशन यानी ईएमएफ के ओरिएंटेशन की वजह से आ रहा है, ठीक है। चलो, और अपॉन 1/R1 plus 1/R2 like 1/3 plus 1/3 plus 1/4, that's the answer. तो 10/3 minus 5/3 is 5/3, है ना? तो 5/3 plus 8/4 यानी हो गया 5/3 plus 2, 8/4 मतलब 2 हो गया, by 12 से क्या होगा, 4 plus 4 8 plus 3 11/12, तो 11/3, yeah, that's right, equal to 11/3 into 12/11, and that is equal to 4। और इक्विवेलेंट रेशियो देखो इसी से तो आएगा, देखो 1/R1 plus 1/R2 अगर हम सिग्मा 1/R है तो ये भी तो सिग्मा 1/R है, तो उसको 1 कर दो, है ना? तो ये हो जाएगा जो हमारा 12/11, ये आ रहा है, सॉरी 11/12 यानी 12/11, यानी ई इक्विवेलेंट आ गया 4 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट आ गया 12/11 ओम, ठीक है ना? ई इक्विवेलेंट आ गया और आर इक्विवेलेंट भी आ गया, ठीक है। नाउ मोर आंसर्स आर कमिंग अप, या 4 और 12/11 ही ज्यादा आया हुआ है, ठीक है ना? फर्स्ट गिवन बाय धैर्य एंड देन थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स है, एक आध जने का थोड़ा थोड़ा मिस्टेक भी है, चलो ठीक है। शिवम, आर्यन साहू, they have all given the correct answers, that's right। यानी इससे क्या होगा, थोड़ा सा बस एक चीज ध्यान रखना पड़ा, ये ओरिएंटेशन उल्टा था, ठीक है ना? सो अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ा, बाकी तो रूटीन क्वेश्चन है एंड यू कैन इजीली गेट द आंसर। ये हो गया फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट एंड द आर इक्विवेलेंट फॉर अ सेट ऑफ पैरेलल सेल्स। इसमें कुछ सीरीज में भी थे और कुछ पैरेलल में भी, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद मैं एक्चुअली स्टडी करना चाहता हूँ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल सेल्स in a
circuit per se. जैसे suppose what we do is that let's study something like this. That मेरे पास suppose there are some cells. There are suppose capital N number of cells. It could be something like let's say 60 cells. Suppose अब वो जो 60 cells है मैं उसको और सारे इक्वल है ना. N is the number of cells, E is the EMF of each cell, and small r is the internal resistance of each cell. So all the cells are the same for a change. ये तो अलग अलग थे, for a change same भी ले लेते हैं. ये जो मैं 60 की बात कर रहा था, कोई 60 नंबर नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं let's say number like 60 हमें. In that case ये जो 60 cells है, इनको अगर अच्छे से अरेंज करना है, इन्हें प्रॉपर ऑर्डर, रैंडमली नहीं. In that case में क्या कर सकता हूँ, एक सिंगल रो में 60 सेल्स लगा सकता हूँ, 2 रोज में 30 ईच, 3 रो में 20 ईच, 4 रो में 15 ईच एंड सो ऑन. इस तरीके से हम कई तरीके से कर सकते हैं. So let me provisionally write it as n is equal to m into n, which means कि ऐसे एक arrangement. So there are suppose m cells in each row, and let's say there are n such rows. Then let's say I have a circuit also, and that is a capital R. Right? Now draw the variation of let's say one of these things, because see capital N mind you is a constant. Capital N is a constant. Small m और small n जो है मेरे कंट्रोल, in the sense कि मैं सीरीज में ज्यादा रख के भी कर सकता हूँ, मैं पैरेलल में भी रख के, because I can also have 60 cells in parallel. मैं अगर 60 का नंबर लेता हूँ, कोई और अगर नंबर लेता हूँ तो ऑब्वियसली फैक्टर्स अलग होंगे. So let's draw this graph, and that is a variation of I with M. ध्यान रखना क्या क्या चीजें कांस्टेंट है वो ध्यान रखना. ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है गिवन, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सारे गिवन. What you have to only do is vary this small m. Small m can be 1, small m can be the entire number also, depending on that. अब तुमको बताना है I का small m के साथ वेरिएशन, ठीक है ना? Yes, please. Now you might see ये ग्राफ तो बड़ा अजीब सा बनेगा. तो देखो practically I know small m has to be a natural number. So therefore you might see ये तो ग्राफ तो कंटिन्यूअस उसके लिए होता है. ना देखो ठीक है, मैं मानता हूँ it cannot be, जैसे मान लो 60 को हम 120 into half नहीं लिख सकते. बोनाफाइड कैलकुलेशन है, बट मैं 120 into half नहीं लिख सकता, है ना नहीं? या कोई और इस तरीके का कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे 11 into 60 by 11 नहीं लिख सकता as per the provision out here. बट मैथमेटिकली तो अलाउड है, मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स में दिक्कत. तो चलो कोई बात नहीं, लेट्स ट्रीट इट पार्टली एज मैथमेटिकल एंड पार्टली एज फिजिक्स. तो पहले मैथ्स का ग्राफ बनाएं, ठीक है ना? आई एग्री दिस ग्राफ इज अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि तुम बोलोगे m का वैल्यूज तो सारे होते ही नहीं, ये तो डिसकंटीन्यूअस कुछ पॉइंट्स बनेंगे. ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे मत मानो. फिलहाल सब कुछ मानते हुए कंटिन्यूअस ग्राफ बना, फिर हम उसमें से इंटरप्रेट करके देखें कि कौन सा हमें लेना है और किस वजह से लेना है और कौन सा हमें नहीं. दैट विल सी लेटर. ठीक है, पहले इसका बना ग्राफ ऑफ द करंट दैट विल बी फ्लोइंग इन द सर्किट. Capital R external resistance, small r internal resistance of each cell. Capital N is the total number of cells. Okay, I have now given you sufficient information. Go ahead. Hello. Go ahead.
चलो, आई एम गिविंग यू सम टाइम फॉर थिंकिंग. लेट मी नाउ स्टार्ट इंटरप्रेटिंग. पहली बात तो m cells यानी each rows like this will be equivalent to m, फिर me, फिर me, इस तरीके से each with m each, ऐसे करके है ना. there will be n such rows और कैपिटल R तो है ही. this will be the equivalent diagram. ठीक है ना. this will be the equivalent diagram. me करते करते n rows है. अब उसको अगर मैं लगाता हूं तो इन दैट केस क्या आएगा. सिग्मा दैट मींस e by r, तो me कॉमा mr भी तो होगा. तो सिग्मा e by r मींस सिग्मा me by mr n टाइम्स होगा अपॉन 1 by r का भी सिग्मा, यानी 1 by mr का सिग्मा. ये तो हो गया E इक्विवेलेंट. तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा फिर ना, इक्वल टू, इसमें भी n से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी n से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. यानी E इक्विवेलेंट तो हो गया m. दिस इज E इक्विवेलेंट. R इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना. सो स्मॉल r इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन r. r मींस m, है ना, क्योंकि एक रो का जो सेल्स है उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा m, क्योंकि m सेल्स आर देयर एंड r ईच, m इनटू r, तो ये भी है. और उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा देखना, m r by n. ठीक है, आई होप थिंग्स आर विजिबल. स्ट्रेट लाइन तो बेटे नहीं आएगा. स्ट्रेट लाइन आ रहा है. देखो अब इससे क्या हुआ, देखो ये आ गया इक्विवेलेंट और वो सब भी आ गया. सो देयरफॉर करंट विल बी नेट ईएमएफ क्या होगा, एमई बाय capital R plus this one. So capital R plus mr by n. So this is the equivalent, but there is an issue. Why? Because see, I have to draw the graph of I versus m, जबकि यहाँ पे n भी मौजूद है, मेरे एक्सप्रेशन में n भी, and n is not allowed. क्योंकि n तो एक अलग वेरिएबल है. So therefore we have to replace it by that relationship. n is equal to n by capital M. दूसरा replace कर. is equal to, है ना, is equal to खाली रहेगा me by r plus mr by स्मॉल n को मैं लिख दूंगा as capital N by m. That is equal to m by r plus m square r by n. बल्कि मैं एक चीज बताऊं, एक काम करते हैं, इसको और बेटर अप्रिशिएट करने के लिए, मैथमेटिकली और सिंप्लीफाई करने के लिए या समझने के लिए, है ना, इसको मैं ऊपर नीचे m से डिवाइड कर दूं. Therefore finally I will be equal to e by r upon m plus mr by n. अब देखो ये जो ग्राफ है, इसमें एक नुएंस है, थोड़ा समझो इसको. एंड दैट इज, हाँ अभी एक्सप्रेशन आ गया, शिवम का भी आया हुआ है, और प्रणय ने भी बोला कि लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, धैर्य ने बोला मैक्सिमम हो जाएगा तब जब रूट अंडर एनआर बाय एम. बिल्कुल सही. अक्षित ने पहले स्ट्रेट लाइन बताया था, फिर पैराबोला. धैर्य ने बोला हिल ग्राफ, बिल्कुल सही. ध्रुव ने पहले बोला लीनियर, बट लीनियर अभी नहीं होगा बेटे. मनन ने भी स्ट्रेट लाइन बताया था, नहीं स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा. ठीक है ना. अच्छा वो कैपिटल आर तुमने ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात, व्हाटएवर. तो ये आगे रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप अगर मैं देखता हूँ, अगर m टेंड्स टू 0 कर दूं, अगर मैं m टेंड्स टू 0 कर दूं तो r बाय m हो जाएगा इंफिनिटी.
ये तो चलो ठीक है, छोड़ दो, 0 हो गया तो खत्म, तो ये हो गया इंफिनिटी। अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी होगा तो आई टेंड्स टू 0, दैट मींस मैं दो ट्रेंड्स देख रहा हूं, वो है m टेंड्स टू 0, आई टेंड्स टू 0। और अगर m का वैल्यू मैं बहुत ज्यादा कर दूं, सीरीज की तरफ अगर मैं ले जाता हूं, m का वैल्यू 0 करने का मतलब होता है पैरेलल की तरफ जाना, क्योंकि m का वैल्यू कम कर रहा हूं, यानी नंबर ऑफ पैरेलल रोज बढ़ा रहा हूं, तो याद है। फिर अगर m टेंड्स टू इंफिनिटी करता हूं तो भी देखो आई टेंड्स टू 0, क्यों? क्योंकि फिर r by m 0 हो जाएगा और mr by n इंफिनिटी हो गया। See what I'm trying to make you understand is that कि अगर मैं कहता हूं कि सेल्स अगर तुमको बहुत सारा दे दूं, तो what will be the most efficient way of arranging the cells? सपोज अगर मैं ये सवाल पूछता हूं, तो दैट के सीरीज और पैरेलल का ब्लाइंड आंसर नहीं है कि सबको पैरेलल में लगा दो या सबको सीरीज में लगा दो, ये कोई भी एक्सट्रीम आंसर्स पसंद का नहीं हो। टू व्हाट? हैव अ मोर एफिशिएंट सर्किट आउट ऑफ n सेल्स। वे एफिशिएंट सर्किट बोलते हम क्या मीन करेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट है, पर मैं देख रहा हूं दोनों तरफ बाउंड है। स्मॉल m का वैल्यू 0 कर दो, व्हेन आई से 0 इट मींस व्हाट? आई एम गोइंग टुवर्ड्स पैरेलल, कि भाई स्मॉल m को कम कर रहा हूं तो ऑब्वियसली फिर n बढ़ाऊंगा, पैरेलल की तरफ जा रहा हूं। यानी सारे पैरेलल और सारे सीरीज दोनों ही इनएफिशिएंट है, समवेयर इन बिटवीन एफिशिएंसी ज्यादा होगा। वो क्या होगा? उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि दोनों में आई का वैल्यू 0 आ रहा है, दैट मींस द ग्राफ विल बी अगेन लाइक दिस। याद करके देखो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जैसा, ठीक है? तो एक पॉइंट पे देखना n का वैल्यू सबसे ज्यादा। So let me do one thing. Let me arrange it in that particular number. How will that be? Differentiate करके 0 करूंगा, तो differentiating the denominator, what do we get? है ना? ये हो जाएगा minus r by n square plus r by n should be 0. That means m should be equal to under root of nr by r. This will be the most efficient way, है ना, कि भाई कितने सेल सीरीज और पैरेलल में रखा जाए, उसका बेस्ट वे क्या निकल आएगा अगर इस इतने नंबर ऑफ सेल्स को तुम सीरीज में रखो, ठीक है ना? So that's the most efficient arrangement. So this number will now become equal to small m is equal to under root of n r by small, ठीक है ना? तो ये चीज है। अब मैं काम करता हूं, मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी दे देता हूं, so that we get a fair bit of idea as to exactly what is happening. So this is about number of cells, है, तो उसमें ये आएगा कि सपोज मैं एक काम करता हूं, मेरे पास जो है ना नंबर ऑफ सेल सपोज है, कुछ भी ले सकता हूं इसको, बट लेट्स टेक इट सपोज एज सपोज नंबर ले लेता हूं 150 cells. Small r is equal to suppose 2 ohm and capital R is suppose equal to suppose small r is equal to 10 ohm and suppose capital R is equal to 2. ठीक है, ये दिया हुआ है, तो find the arrangement. So to find out the arrangement for maximum, देखो when I say maximum power output, तो पावर क्या होता है आउटपुट में? कैपिटल आर का पावर, तो कैपिटल आर तो एक स्टैंड अलोन एंटिटी है, तो मैक्सिमम पावर कब होगा? जब मैक्सिमम करंट होगा। तो देयरफॉर हो सकता है मैंने क्वेश्चन का हेडिंग बदल दिया, भाई मुझे मैक्सिमम पावर आउटपुट करके दिखाओ। आई सेड आउटपुट, ध्यान रखना मैंने टोटल पावर की बात नहीं की, मैक्सिमम पावर आउटपुट की बात, ये प्लीज ध्यान रखना। तो अगर मैक्सिमम पावर आउटपुट चाहते हो और ये फैक्ट्स गिवन है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द अरेंजमेंट फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट। प्लीज गो अहेड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शिवम ने बोला कि पहले लीनियरली इंक्रीज करेगा, नहीं लीनियरली इंक्रीज नहीं करेगा, ये नॉन लीनियर, ठीक है ना, और डिक्रीज करेगा, ठीक है, नॉन लीनियर। या वेदांता ने भी बाद में बता दिया आंसर, रूट कैपिटल एन आर बाय आर, यस वेरी गुड, राइट, ये वाला।
बाद में सबके ये आंसर आया, शुरू में थोड़ा सा मे बी देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, कई का आंसर नहीं आया, ठीक है ना। तो फाइंड आउट द अरेंजमेंट सो दैट देयर इज मैक्सिमम पावर आउट। मतलब इतने सीरीज में तो ऑब्वियसली फिर इतने सीरीज में तो बाकी तो कैलकुलेशन हो जाएगा कि इतने पैरेलल, है ना, दैट कैन बी इजीली डन। ओके, एक आंसर आया हुआ दैट इज मनन गंगवाल क्या आया हुआ है, दैट इज 5 into 30, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। 6 into 25 तो नहीं है ना, आई विल चेक। इस बार एक दूसरा इश्यू आ जाता है एंड दैट इज द प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे तो मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया ये कंटिन्यूअस ग्राफ, बट रियल लाइफ में कंटिन्यूअस ग्राफ तो पॉसिबल नहीं। एक्चुअली क्या होगा, हमारा जो एक्चुअल ग्राफ होगा वो पता है क्या होगा, ऐसे यूं एक पॉइंट होगा, फिर एक पॉइंट ये 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 होगा, इस तरीके से वेरियस पॉसिबिलिटीज विल बी देयर। ग्राफ हमने बेशक कंटिन्यूअस बना दिया, वो तो थोड़ा जबरदस्ती था क्योंकि वो तो मैथमेटिकल ग्राफ है, बट एक्चुअली क्या होगा, जैसे इवन अगर 150 लेते हो तो देखना ऐसे होगा 1 into 150, फिर देखना 2 into कुछ whatever, है ना 75, फिर 3 into 50, है ना, फिर 4 से तो जाएगा नहीं, फिर 5 into 30, फिर 6 into 25, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। अब वो कौन सा अरेंजमेंट होगा मैक्सिमम के लिए, तो वो तो फॉर्मूला है, तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला फर्स्ट। Therefore, small m means number of cells in one row any series is equal to, in this case, under root of m 150 into capital R, that is 2 by क्या बोलते हैं स्मॉल r is 10, तो ये आ गया इक्वल टू रूट अंडर 30। अब देखो रूट 30 मतलब क्या होता है, 5 पॉइंट समथिंग, है ना, 5 पॉइंट समथिंग। सो दिस इज बेसिकली स्मॉल m, इतना पता चल गया कि स्मॉलेस्ट m इज बिटवीन 5 and 6, whatever 5 पॉइंट समथिंग। लेकिन चक्कर ये ना कि 5 पॉइंट समथिंग है, 5 तो है नहीं। अब इसके आसपास दो ऑप्शंस है, एक है 5 into 30 और एक है 6 into 25। ड्राइंग में से कौन सा लेना चाहिए ना, देखो एक्चुअली कुछ इस तरीके से हो गया, मुझे लग रहा है इज दैट कि जैसे मान लो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 30 जो आ रहा है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 30 ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये करंट। अब इसके आसपास दो पॉइंट्स हमारे लिए वैलिड है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 30 तो हम ले नहीं सकते, तो अब हमें जो है ना थोड़ा चेक करना पड़ेगा इन दोनों ऑप्शन के बीच में किस में ज्यादा करंट। कायदे से अगर मैथमेटिकली देखो तो द पॉइंट विच इज नियरर और अदर क्लोजर टू दिस वुड बी द आंसर। लेकिन चक्कर ये ना वो रूट फाइंड आउट करना एंड ऑल दोस टाइम वेस्ट है, तो रूट फाइंड करके देखो कौन सा करीब है। अच्छा एक और प्रॉब्लम भी है, अगर करीब एग्जैक्ट या बहुत करीब करीब अगर मान लो होता है तो इन दैट केस भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लाइंब जल्दी है और यहाँ पे धीरे 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 टिल इंफिनिटी जा रहा है, तो दोनों तरफ का ग्राफ का सिमेट्री भी नहीं कि चलो अगर मिड पॉइंट पे है, मिड पॉइंट से थोड़ा दाएं है बाएं है, वो सब जजमेंट्स इस केस में नहीं चल पाए। इसलिए एंड में व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट कि इन दोनों के बीच में ट्रायल कर लो कि किस में ज्यादा करंट है। तो जैसे मान लो इस पे मैं अगर करता हूँ तो आंसर क्या आया था, है ना, आंसर आया था करंट का जो एक्सप्रेशन आया था तो मैं भूल गया, बट आई थिंक शायद ये आया था, क्या आया था, R by M प्लस MR by N, ऐसी कुछ था ना, ये आया। तो अगर मैं M की जगह 5 लेता हूँ, because this is what we are getting at, अगर M की जगह 5 लेता हूँ तो E हो गया तुम्हारा, E तो कुछ भी होकर करनी पड़ता है, E by कैपिटल R, now capital R is 2, है ना, 2 by
2 by small m 5 लेके देखो plus 5 into small r is 10 by capital N is 150. ये ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है e by 2 by 6 है ना 6 वाला plus 6 into 10 by 150 ठीक है ना तो बेसिकली 0.4 और ये तो 51/3 तो यानी जो ऑप्शंस आ रहा है वो आएगा e by 0.4 2 by 5 plus 1/3 है ना so 2 by 5 plus 1/3 एक ऑप्शन आ रहा है और दूसरा ऑप्शन आ रहा है 1/3 प्लस है ना 6 और ये भी आ रहा है 2 by 5. Now in this case if you look at carefully we are getting actually the exact answer. Both are equal. ठीक है ना हाँ यानी इस केस में both are equal आ रहा है बट ये हमेशा नहीं होगा यहाँ पे तो थोड़े से नंबर्स मैंने अच्छे दे दिया 10 to 150 तो कई सारे कैंसिल वैंसिल इस तरीके से ठीक है ना जबकि अगर देखोगे तो ये दोनों जो है ना 5 और 6 कोई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम m नहीं है m is √30 तो m is not 5.5 है या नहीं 5.5 के बराबर नहीं है तो therefore m मतलब एक्चुअल m और 5 का और एक्चुअल m और 6 के बीच का जो गैप है वो सेम नहीं है लेकिन ठीक है इट्स अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस आई मीन had I given some other combination of numbers they would always not be the same so इस केस में हमारे पास दोनों ऑप्शन इक्वली गुड है एंड दैट इज 5 into 30 and 6 into 25 वेरी इन जनरल लेट मी सम ऑफ द एंटायर थिंग पहली बात तो स्मॉल m निकालो अगर स्मॉल m नेचुरल आता है तो द क्वेश्चन इज ओवर अगर स्मॉल m नेचुरल नहीं आता है इन दैट केस हमें नियरेस्ट जो दो कॉम्बिनेशन है उसको ट्राई करना ठीक है ना जो नियरेस्ट दो कॉम्बिनेशन उसमें ट्राई करना पड़ेगा और वो हमेशा सेम होगा ऐसे कोई गारंटी नहीं जैसे इस केस में बाय चांस सेम आ गया so therefore you have two options 5 into 3 and 6 into 25 so it could be well asked in a multiple choice kind of a question मतलब more than one answer kind of a thing ठीक है ना तो दोनों ही बराबर आ रहा है मैक्सिमम पावर आउटपुट के कंटेक्स्ट ठीक है there is a query and that is shouldn't the equation before m is equal to 1 and after m is equal to n be different नहीं देखो before m is equal to 1 and after m is equal to 1 हमारे प्रैक्टिकल सेंस में अलाउड नहीं है ध्यान रखना वर्ड्स अलाउड नहीं क्यों भाई हम तो नेचुरल नंबर में ब्रेक कर सकते हैं है ना लेकिन मैथमेटिक्स है तो therefore ग्राफ जो बनाए वो कंटीन्यूअस बनाए इसलिए देखो मैंने बाद में बताया तुम लोग एंड दैट इज मैंने ग्राफ कंटीन्यूअस बना के मैंने देखो कुछ पॉइंट्स मार्क कि हम लोगों के एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में देखना कुछ ही नंबर्स वैलिड होंगे और वो होंगे इस तरीके के कुछ पॉइंट्स और उनमें मैं बाय चांस देख रहा हूं जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बाय चांस क्या हो रहा है इन दोनों कॉम्बिनेशन में सेम आंसर आ रहा है ठीक है ना दैट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन ऑल द टाइम बट यस in this case it did happen है ना चलो so that was about finding out the maximum power output when there are multiple cells that more or less ends the discussion on cells when there are multiple cells what to do so few different facets we discussed कि सीरीज होगा तो क्या होगा पैरेलल में होगा तो क्या होगा मिक्स्ड में क्या होगा सेल को अगर मैं पलट देता हूं तो क्या होगा दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके का तो शायद ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे एंड लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट how to arrange a large number of cells in an efficient manner. Okay, that more or less completes the discussion on cell. Akshit has also asked a similar question that is क्या हम ऐसे decide नहीं कर सकते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा efficient होगा? I mean देखो एक तरफ देखो अच्छा चलो ठीक है let me go to the extremes. You might say कि हम सबको सीरीज में क्यों ना लगा दें? देखो सीरीज का एक फायदा है क्या वोल्टेज बढ़ जाता है सबका वोल्टेज ऐड हो रहा है तो वोल्टेज बढ़ जाता है तो सीरीज का ये फायदा जरूर है सो देयरफॉर यू माइट से कि अगर सबसे एफिशिएंट सर्किट अगर चाहिए सबसे ज्यादा करंट चाहिए तो वोल्टेज बढ़ाओ ओके एग्री बट पता है प्रॉब्लम क्या है कि साथ में वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी तो सीरीज में ऐड अप हो जाता है
तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बहुत हाई हो जाता है। अब देखो सर्किट में कहीं पे भी रेजिस्टेंस हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, करंट को लो करा देता है। तो देखो एकदम एक्सट्रीम सीरीज में अगर चले जाओ तो नुकसान ये हो जाता है कि उसमें वोल्टेज तो बढ़ जाता है पर साथ में सीरीज का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है इंटरनल। अब आ जाओ एक्सट्रीम पैरेलल। एक्सट्रीम पैरेलल में जाओगे तो इंटर रेजिस्टेंस काफी घट जाता है, क्योंकि जितना पैरेलल करते रहो तो इंटर रेजिस्टेंस घटता जाता है। एग्री। लेकिन फिर ये भी देखो ना कि पैरेलल में ईएमएफ बढ़ता नहीं है। इनफैक्ट अगर सेम टाइप के सेल्स अगर सारे ले लोगे तो जो ईएमएफ बनेगा वो एक के बराबर बनेगा। तो फिर मल्टीपल सेल यूज करने का फायदा कहाँ है ना। तो देखो एक्सट्रीम्स में प्रॉब्लम्स, इसलिए समवेयर इन बिटवीन ही मैक्सिमम। कोई मिड पॉइंट नहीं कह रहा हूँ, वो तो अंडर रूट वगैरह उसको आया था, अंडर रूट वगैरह टाइप का फॉर्मूला है। बट यस समवेयर इन बिटवीन इज अ ट्रेड ऑफ कि सेल्स ज्यादा बढ़ा दो तो सीरीज इंटरनेशनल बढ़ जाता है, सेल ज्यादा घटा दो तो इंटरनेशनल तो घटता है, लेकिन दूसरा ये होता है फायदा, और नुकसान वाले साइड में क्या होता है ईएमएफ भी घट जाता है। तो बीच में एक ट्रेड ऑफ होता है जो कि हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, चलो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज इंटरनल व्यू ऑफ करंट। इंटरव्यू मतलब समझो, इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि हाउ डज करंट एक्चुअली फ्लो। करंट का जो मोशन है उसको जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं एज स्टार्ट स्टॉप मोशन। कैसे, इमेजिन करो ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे मैंने बड़े सारे कील रखा हुआ, और मैंने क्या किया, कुछ जो वो साइकिल का बॉल बियरिंग देखा होगा है ना, साइकिल का जो बॉल बियरिंग आई एम श्योर देखा ही होगा, तो वो साइकिल के बॉल बियरिंग में एंड ऑफ द या प्लेन के ऊपर साइड पे रख देते। दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंस इनसाइड ए कंडक्टर व्हेन करंट फ्लोस। कैसे, तो देखो जब करंट फ्लो करता है और मान लो सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया सपोज, तो दैट के देखना एक एक जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ऐसे फोर्स मिलता है, दिस इज ई माइनस इलेक्ट्रॉन, उनको फोर्स मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उस चक्कर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्कर में या फोर्स के चक्कर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यू माइट से अच्छा इसके मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं अप्लाई करता तो क्या इलेक्ट्रॉन उसके पहले रेस्ट पे था, ऑब्वियसली नो, लेकिन उसके पहले इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में, कि देखो इलेक्ट्रॉन से कंडक्टर और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई बाउंड होके नहीं बैठा रहता, वो सारे टक 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 ऐसे ऐसे चलता रहता इस तरीके से, है ना, इधर उधर आगे पीछे। सो द नेट मूवमेंट इज जीरो। इसलिए जब तक बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हो तो करंट नहीं बनता। दैट्स द पिक्चर। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही एक फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो चलने लगा, लेकिन ये चलना बहुत ज्यादा देर तक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके सामने ऑब्स्ट्रक्शन के फॉर्म में एटम्स। तो ये जो वायर होता है उसके अंदर भी तो कॉपर वायर है, तो उसके अंदर कॉपर के एटम्स है इधर उधर, लैटिस स्ट्रक्चर में जैसे होता है वैसे मेटल्स होते हैं, तो दे आर ऑल बाउंड बाय लैटिस स्ट्रक्चर। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो पता चला अगर मैं एक कॉपर एटम तो इलेक्ट्रॉन आया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आया और मेरे साथ चक्रा तो रुक गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना अभी भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग रहा है तो दैट केस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आया और मेरे पास आके टकरा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद अभी भी एक्ट कर रहा है फोर्स, तो अभी नहीं तो सही, बट देन थोड़ा सा इधर उधर होगा, बट देन अगेन इट विल जस्ट डॉज फ्रॉम माय साइड एंड देन गो एंड हिट अनदर एटम इन इट्स जर्नी। तो स्टार्ट करता है फिर स्टॉप कर जाता है, फिर स्टार्ट करता है फिर स्टॉप कर जाता है। So that's why it is called as the electrons movement. It is called as start stop motion. This is how exactly electrons move. तभी देखो मैंने क्या बोला, हेडिंग इंटरनल व्यू ऑफ करंट। तो इंटरनल व्यू ऑफ करंट कि करंट एक्चुअली क्या हो रहा है, इसी का एक मैकेनिकल एनालॉगस रेप्लिका। ये सारे जो कील है ना, कील जो लगा है ये सारे एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो बॉल बियरिंग्स जो साइकिल में देखा होगा, बॉल बियरिंग छोटे 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 लगता है, उसको जो है ना ऊपर रखो, तो वो देखना स्टार्ट कैसे करता है, बिकॉज ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे ग्रेविटी इज प्लेइंग द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। एनालॉगस सिचुएशन है,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जाएंगे तो कोई ना कोई कील के साथ, ये कील काफी नंबर्स में मौजूद है, खाली खाली नहीं, नंबर्स पर, तो किसी के साथ अटक जाएंगे, फिर वहां पे टकराएंगे तो फिर स्लो हो जाएगा, फिर अगले बार फिर किसी से टकराएंगे। यानी ये एक भी कील नहीं होता तो सारे एक्सीलरेट करके काफी स्पीड से नीचे आ जाते, लेकिन ऐसे हो नहीं पाता है। टक टक टक, अटकते 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 जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। दैट्स व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्टार्ट स्टॉप। ओके, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का काफी असर होता है, लेकिन नेट असर बहुत ज्यादा हो नहीं पाता। क्यों? तो रुक रुक के हो जाता है। तो ये जो एवरेज जाने का जो स्पीड है उसी को हम लोग बोलते हैं एज ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड, एवरेज स्पीड, ध्यान रखना क्या बराबर है, एवरेज स्पीड जिससे जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, जबकि एक्चुअली कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो ये कि रुक रुक के जाता है तो एक एवरेज स्पीड से नेट नेट जाता है। इंटरेस्टिंगली दिस ड्रिफ्ट स्पीड इज इन millimeter per second. It is slightly hard to believe. For example, यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर मैं देखता हूँ तो जैसे मान लो फैन है, फैन यहाँ पे, और फैन का स्विच मेरे उस तरफ है और ऊपर इधर फैन है, यहाँ से वहां तक का जो गैप है ना भी हो तो 1 2 3 4 5 मीटर के आसपास गैप। यानी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को 5 मीटर कवर करना है और ड्रिफ्ट स्पीड जनरली मिलीमीटर पर सेकंड पे होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1 मिलीमीटर पर सेकंड, तो इन दैट केस जब मैं स्विच ऑन करूंगा से लेके इलेक्ट्रॉन का फैन तक पहुंचना कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो देखना इक्वल टू क्या होगा 5000 सेकंड। क्यों? 5 मीटर मतलब 5000 मिलीमीटर अपॉन 1 मिलीमीटर पर सेकंड, तो 5000 सेकंड। 5000 सेकंड अगर देखोगे, क्योंकि 1 घंटा होता है 3600 सेकंड, है ना, 60 मिनट्स इनटू 60 सेकंड्स, तो 3600, यानी ये तो अप्रोक्सीमेटली जो है 1.5 घंटे लगते हैं, 1.5 घंटे से थोड़ा कम। यानी जब मैं स्विच ऑन कर रहा हूं से लेके फैन तक इलेक्ट्रॉन पहुंचना इज व्हाट 1.5 आवर्स। नाउ दैट्स द टाइम टेकन, बट ऐसा होता नहीं, जैसे मैं स्विच ऑन करता हूं तो तुरंत जो है फैन ऑन हो जाता है। व्हाट इज द मिस्ट्री? द मिस्ट्री इज दैट इट इज लाइक अ फिल्ड वाटर पाइप। जैसे मान लो कोई टैप में मैंने सपोज पाइप बांधा और बहुत रोल करके है और फिर मान लो एक पाइप का एक ये टैप है, मान लो दिस इज द टैप। अब ये जो टैप है, अगर मान लो पाइप खाली है, थोड़ा सा इमेजिन कर लो, अगर पाइप खाली, अगर मैं टैप खोल दूंगा तो दैट केस पाइप भरते टाइम लगा के काफी देर बाद आके यहाँ से पानी कितना शुरू होगा। Now that is what is going to happen because the water is going to come up and fill up the entire pipe in its roll और फिर बाद में यहाँ से पानी फ्लो। लेकिन अब जब पानी भर चुका है पाइप में, अब एक काम करो, टैप को बंद कर दो और फिर से खोलो, तो देखना जैसे ही फिर से खोलोगे तो देखना तुरंत पानी जो है पाइप में से निकल रहा है। मतलब क्या हुआ? There is a difference of behavior of water flow in a filled and an empty pipe. Empty pipe में टाइम लगेगा क्योंकि पानी तभी निकल पाएगा जब पूरा पाइप भर जाए, लेकिन फिल्ड पाइप में क्या है, टैप खोलो और पानी तुरंत निकलेगा। Now exactly the same happens in case of electric wires. Electric wires are like filled pipes filled with free electrons. इसलिए किसी एक पॉइंट पर अगर मैं स्विच ऑन करता हूं तो जैसे ही वहां का इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूरे तार में जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। एंड देयरफॉर वी सी इट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली कि तुमने स्विच ऑन किया और फैन जो है तुरंत स्टार्ट हो गया, जबकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में 5000 सेकंड्स लगना चाहिए फॉर अ 5 मीटर वायर। So that's the way actually electric current flows. Current flow is because of electrons drift speed which is extremely low, और मैंने बोला आधा मिलीमीटर पर सेकंड, पौना मिलीमीटर पर सेकंड, 1.5 मिलीमीटर पर सेकंड, इसी रेंज में ड्रिफ्ट स्पीड होता है। ठीक है ना? तो लेट्स डू द कैलकुलेशन एज टू एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। तो इनसाइड में पता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, लेकिन कैसे मूव कर रहे हैं? रैंडमली।
So therefore अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका इनिशियल वेलोसिटी सपोज u1, तो फिर क्या होगा, फिर e by m उसका एक्सेलरेशन होगा, by e into e हो गया फोर्स, by मास इज एक्सेलरेशन, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u plus a t1 is velocity v1. Now you might say t1 क्या है, t1 is the time it takes to reach from the present destination to the nearest atom जहां पे वो हिट करके रुकने वाला, स्टार्ट स्टॉप बोला, तो u1 उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का स्टार्टिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो e by m फोर्स बाय मास इनटू t1 टाइम बाद, फिर v2 क्या होगा, u2 प्लस e by m t2, इस तरीके से vn क्या होगा, un प्लस e by m इनटू tn. अब एक काम करो, सबको ऐड कर लो, तो सबको ऐड कर दो, क्या होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 है ना, इस तरीके से इज इक्वल टू ऐसे u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un है ना, प्लस e प्लस e by m into t1 plus t2 plus dot. ये हो गया a general analysis for all the electrons v1 plus v2 plus v3 इस तरीके से u1 plus u2 plus u3 this. अब देखो क्या होगा, अब मैं एक काम करता हूं, इसको ना n से डिवाइड कर, तो n से अगर डिवाइड करोगे तो this by n and this by n. एक चीज जरा ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, कोई इधर कोई उधर कोई उधर कोई उधर कोई उधर कोई इधर कोई रैंडम, तो रैंडम मोशन में अगर सबके वेक्टर सम निकालोगे तो जीरो आएगा, so therefore this expression will be equal to 0. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज उनकी एनर्जी लॉस होगी बिना फील्ड के. Well, I could not get your question, बेटे, what do you mean by this? And that is, sir, उनको उनकी एनर्जी लॉस होगी बिना फील्ड के. नहीं, अच्छा अच्छा समझ गया, शायद ये मीन करना चाह रहे हो इधर कोलिजन से, हाँ वो मुझे लग रहा था, कोलिजन्स आर ऑल इलास्टिक, ठीक है ना, तो लाइक ऐसे नहीं है कि हम उसमें कोई एनर्जी लॉस लेने वाले हैं, ठीक है ना, कोलिजन्स आर सपोज्ड टू बी इलास्टिक, बट यस इलास्टिक विद वेरी हेवी बॉडी और वो भी रिजिडली टाइड, तो कोलाइड करके चले जाएंगे, तो हम उसको एनर्जी लॉस नहीं मानेंगे. अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप देखो, नाउ दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, थोड़ा और सुन लो, एंड दैट इज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल एनर्जी लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे रीजनिंग समझो, क्योंकि जो एनर्जी है ना वो उसी सिस्टम में रह जाएगी, कहीं बाहर नहीं जा, कहीं जो है ना बाहर नहीं जा, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज भी कर दिया तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ही पार्टिकल को गेन मिलेगा, और वही इलेक्ट्रॉन हो सकता है बाद में एनर्जी गेन भी करे. देखो वो थोड़ा सा ना डिपेंड भी करता है, जैसे मैं एक चीज बताऊं, जैसे मान लो हेवी पार्टिकल और एक लाइट पार्टिकल आता है, तो मान लो हेवी पार्टिकल रेस्ट पे है, इन दैट केस पता है क्या होता है, लाइट पार्टिकल अगर आता है हिट करता है तो उसी वेलोसिटी से वापस आता है. इट्स लाइक ए इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ बॉल एंड अ वॉल, हिट किया वापस उसी वेलोसिटी से आता है, दैट्स अज्यूमिंग इलास्टिक ऑफ फोर्स. बट अगर मान लो ये जो हेवी पार्टिकल ये अगर वाइब्रेट करता ना, व्हिच इज द रियलिटी कि एटम्स वाइब्रेट भी करते हैं, इन दैट केस अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्टेटस क्या होगा आफ्टर कोलिजन, इज समथिंग जीरो, हो सकता है उसकी वेलोसिटी बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए, बट द मेन पॉइंट इज दैट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा था, तो अगर ऐसे जाते हुए टकरा भी जाए तो वो वापस चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, दैट्स अ, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कोलिजन से उसको धक्का लग गया तो वापस चला गया. फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होना शुरू होगा, फिर वो टर्न करके फिर से थोड़ा देर बाद वापस आएंगे. सो दीज आर ऑल इंटरवल बेस्ड, ठीक है ना, दैट्स द ओवरऑल पिक्चर, ठीक है. अच्छा, कैरी ऑन, तो ये जो वेलोसिटी का एवरेज है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, उसका एवरेज वेलोसिटी कर दिया, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज इक्वल टू क्या आ गया, e by m. ये जो एवरेज टाइम है इसको बोला जाता है स्टॉप, ठीक है ना. अब एक काम करो,
इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह इसको वेक्टर फॉर्म में छोड़ दो तो ये आ गया. दिस टाउ इज कॉल्ड एज द रिलैक्सेशन. इसका नाम दिया गया था एवरेज टाइम इज रिलैक्सेशन टाइम, और इसको इसका नाम दे दिया गया एज ड्रिफ्ट स्पीड. So drift speed is correlated to या related to the relaxation time. Yeah, that's how it is. अब ये इन फर्दर और भी चीजों से रिलेटेड है. कैसे? ना देखो जरा ध्यान से कि हमें पता है कि जो करंट फ्लो होता है एक वायर में, है ना, वो कैसे होगा ना. अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, लेट्स से ये एल है, ठीक है ना, और लेट अस से इसके अंदर n is the number of electrons, electron density कहते हैं इसको, number of electrons per unit volume. And suppose when the electrons are moving, suppose it took t time to flow from this end to this end. Suppose. So what will be the current? Current क्या होगा? Total charge upon time. तो अगर t टाइम लगाए तो टाइम तो t. चार्ज कितना होगा? चार्ज हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n into volume of the cylinder, that is A into L, okay, into charge of each electron, and that is E. यानी जो करंट बनेगा वो बनेगा चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जब चार्ज फ्लो करके जा रहा है कि इस लेंथ ऑफ सिलेंडर L को पार करने में सपोज t टाइम लगा, तो नंबर ऑफ चार्जेस n है पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ गए, इनटू ई कर दिया टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया अपॉन टाइम t. नाउ दिस आई एम गोइंग टू राइट इट एज n a e l by t. L is the distance covered, e is the time, e is the speed. So this is what is called as drift speed. So therefore we can write I as equal to n a e v t. ठीक है. So this is somewhat the correlationship between correlation between current and drift speed. और drift speed internally in terms of electric field क्या हो गया ना, Vd is equal to E tau by m, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज से रिलेट कर सकता हूं एंड सो ऑन. तो अभी आज यहीं पे खत्म करते हैं, इन द सेंस कि लेट्स वाइंड अप हियर ओनली. वी हैव जस्ट लुक्ड एट द करंट इन इट्स इंटरनल शेप, कि करंट इंटरनली हो क्या रहा है ना. सो दैट्स व्हाई आई गिव द हेडिंग इंटरनल व्यू ऑफ करंट. अभी उसमें थोड़ा सा रहता है, अभी देयर आर सम मोर पैरामीटर्स दैट वी नीड टू स्टडी व्हेन इट कम्स टू इट्स एंटायर व्यू. तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा कि होता क्या है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, और करंट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. फिर इनको और फर्दर कोरिलेट करेंगे विद अदर क्वांटिटीज एज वेल, बट देन दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास व्हिच इज ऑन मंडे. अच्छा, बिफोर आई वाइंड अप टुडे आई वुड अगेन रिमाइंड यू इज दैट जो मैंने कल बताया था इज दैट अभी तक जो भी किया 2 महीने हो गया, तो लाइक जो भी किया उसके असेसमेंट करो. मे बी एक बार लिख के करो कि मैंने फिजिक्स में इस बुक से इतने क्वेश्चंस कर लिए, इस बुक से इतने क्वेश्चंस कर लिए, मैंने केमिस्ट्री में इस बुक से ये किया, इस बुक से ये किया, साइंस में से ये किया, मैथ्स में इसमें से ऐसे किया, इसमें से ऐसे किया, इसमें से ऐसे. ये जरूरी है इसलिए क्योंकि देखो अल्टीमेटली कंपटीशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपटीशन दैट हैपेंस. वन इज कंपटीशन विद अदर्स, है ना, एंड अदर इज कंपटीशन विद योर ओन सेल्फ अगेंस्ट द इनर्शिया ऑफ बीइंग लेजी. घर में बैठे हैं तो कई बार होता है कि लेट गए, सो गए, होता रहता है. तो देयरफॉर इनके खिलाफ भी काम करना है, तो दैट्स अ कंटीन्यूअस पर्सनल एफर्ट. लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम कम्पीट करना चाहते हैं दूसरों के साथ, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरे से आगे जाना पड़े. तो आगे जाने का तरीका ये होता है, वन ऑफ द वेज एंड मींस इज नॉट द ओनली वे, इज टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. तो क्वेश्चन का नंबर के बारे में कई बार हम ट्रैक भी नहीं रखते, तो इसलिए मैंने एक मोटा-मोटा जो बताया था 10 to 15 क्वेश्चंस पर डे, उसका कैलकुलेशन होना चाहिए. और ये आइडियल केस है, इससे ज्यादा हो तो और बढ़िया, बट देन इससे ज्यादा थोड़ा मुश्किल होता है. आई अंडरस्टैंड वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. बोलने में क्या जाता है कि 100 क्वेश्चंस पर डे कर लो, बोलने में तो कुछ नहीं जाता, बट इतना हो नहीं पाता,
है ना, क्योंकि पढ़ना भी पड़ता है, क्लासेस है, ये है वो है, टाइम भी लगता है। Therefore, this weekend, Saturday, Sunday, just take a page, maybe in your copy itself, and just try to find out how many questions of each have you solved till now. It will be just 15 to 20 minutes effort, but get into the habit of doing it on a regular basis, maybe once a month or maybe twice a month, to get a feel of how things are progressing. Number one. Number two is that 11th revision, I don't know whether it is still a part of our schedule or not, especially chemistry, but equally good for physics and maths. मैं बार-बार emphasize कर रहा हूँ, वो भी अगर schedule में नहीं आए, in that case work out a way, plan a way, so that you have a fixed, structured, devoted time slot for class 11th revision as well. ठीक है, चलो, with those two things, let's wind up today. We will meet again on Monday. ठीक है, चलो, okay, आज के लिए इतना ही, bye bye. ठीक है बेटे, Thank you, sir. चलो बेटे, thank you, bye bye. Thank you, sir. Thank you, bye bye. Thank you, sir. Okay, बेटे, bye bye.